सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। ये सेशन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें हम कुछ एक डिटेल आज करने वाले हैं और क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस क्वेश्चन को पढ़िएगा भी ध्यान से। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और इस क्वेश्चन के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको ढेर सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी। यहाँ क्वेश्चन आपके सामने है कि तिब्बत और बुशेर युद्ध के पश्चात केहरी सिंह और दलाई लामा 5th के मध्य हुई संधि के अनुसार दोनों के बीच किस पर्वत को सीमा निर्धारित किया गया। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है। अगर आप प्रीवियस टाइम के पेपर देखे होंगे तो उसमें इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ऑप्शन ए आपके सामने है जास्कर पर्वत श्रृंखला, बी कैलाश पर्वत श्रृंखला और सी जो है तिब्बत हिमालय, डी इनमें से कोई नहीं। ये मिला जुला कर आपके सामने जो है क्वेश्चन लगा हुआ है। अब आंसर आपको करना है। आंसर अभी मैं दिखाने वाला हूँ, आप लोगों को घबराना नहीं है। यहाँ पर कैलाश पर्वत इसका सही आंसर है, इसको ध्यान से याद रखिएगा। कैलाश पर्वत के बारे में जब भी चर्चा करें तो जो संधि होती है हिमाचल प्रदेश और साथ में तिब्बत के बीच में, तो इस बात को आप लोगों ने याद रखना है कि जो तिब्बत है, तिब्बत काफ़ी इम्पोर्टेंट उस वक्त टेरिटरी हुआ करती थी। तिब्बत और जो HP की बुशेर रियासत होती थी, बुशेर रियासत को अगर आप ध्यान से समझें तो ये एक ऐसी रियासत है जो शिमला की प्रमुख रियासत रही है। तो बुशेर के बारे में कुछ एक चीज़ें जान लीजिए, फिर इस संधि के बारे में जानते हैं। जो बुशेर है उसके बारे में जब भी आप देखें तो शिमला की सबसे पुरानी रियासत ये देखने को मिलेगी। शिमला की सबसे पुरानी रियासत है और इसके साथ साथ ही इसके जो संस्थापक थे वो प्रद्युमन जी आपको देखने को मिलेंगे। प्रद्युमन इसके संस्थापक देखने को मिलेंगे। बुशेर रियासत के बारे में जब भी चर्चा की जाए तो इसकी 3 राजधानियां हुई है। एक तो आपकी रामपुर में थी और दूसरी राजधानी जो थी इसकी सराहन हुआ करती थी और एक राजधानी जो कामरू वर्तमान में ये किन्नौर का रीजन है उस वक्त ये बुशेर रियासत का पार्ट हुआ करता था। तो ये संधि क्यों होती है इसके बारे में आपको याद रखना है कि जो तिब्बत और साथ में जब हम बातचीत करें कि तिब्बत और जो बुशेर है उनके बीच में ये संधि क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है। तो इसके पीछे जो कारण है, पहले तो इस बात को आप लोगों ने ध्यान से सुनना है कि जो तिब्बत है और तिब्बत के साथ ही आपके पास जो बुशेर रियासत है जो दे के रखी है, क्वेश्चन से हमें ये क्लियर हो रहा है, उनके बीच में एक संधि हुई और संधि का कारण था व्यापारिक संकट। इसको दूर करने के लिए ये संधि हुई और संधि जब हुई वो डेट जो थी वो डेट थी 1681 डेट थी। अब किस और किसके बीच में होती है तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस बात को आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से याद रखना है और जब आप इस बात को समझ जाएंगे कि 1681 की जो संधि हो रही है, एक साइड आपका V5 जिसको हम दलाई लामा कह रहे हैं, D से इंडिकेट कर रहा हूँ, और दूसरी साइड जो बुशेर रियासत के किंग है, जो बुशेर रियासत के किंग है जिनका नाम केहरी सिंह है, उनके बीच में ये जो है बातचीत हुई है। केहरी सिंह के बीच में ये आपको क्या देखने को मिलेगी, बातचीत देखने को मिलेगी। कहा जाता है केहरी सिंह जो थे औरंगजेब के समकालीन थे, ऐसा किताबों में लिखा हुआ है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है कि औरंगजेब के समकालीन कौन थे। औरंगजेब के समकालीन हमारे केहरी सिंह थे। इन्हीं केहरी सिंह को अजान बाहू भी कहा गया। अजान बाहू अगर आप एक वर्ड सुनेंगे होंगे तो इनको ये भी कहा गया है। इनको एक और उपाधि भी दे दी गई है, छत्रपति। अब जब मिला जुला कर ये संधि हो गई 1681 के आस पड़ोस में, तो इस संधि की और भी रेलेवेंसी हो जाती है। क्यों रेलेवेंसी हो जाती है थोड़ा समझिएगा और समझने का प्रयास भी कीजिएगा। तो जब ये 1681 में संधि हुई, इस संधि में क्या बातचीत की गई, बातचीत ये की गई कि जो तिब्बत है, तिब्बत के साथ ऊन का व्यापार जो बुशेर रियासत करेगी और जो उच्च किस्म के पशु थे, उच्च किस्म के जो पशु थे तिब्बत से, वो कहाँ भेजे जाएंगे, वो बुशेर रियासत भेजे जाएंगे। जब ये संधि हो गई तो इस जश्न को एक जश्न मनाया गया इस संधि के उपलक्ष्य पर, और इस जश्न को नाम दिया गया लवी फेस्टिवल। और लवी फेस्टिवल 1681 से मनाया जा रहा है और ये हिमाचल प्रदेश का जो रामपुर मतलब रीजन है, उस रीजन
में ये अभी मनाया जाता है। सतलुज नदी जो है उसके आस पड़ोस में इस फेस्टिव को मनाया जाता है। सतलुज जो है उसके आस पड़ोस में इसको मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये सेशन देखने को मिलता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये मेला देखने को मिलता है। ये रामपुर जो है ये धौलाधर के अधीन पड़ने वाला एक एरिया है और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, धौलाधर के अधीन देखने को मिलता है। और धौलाधर जो है मध्य हिमालय का क्या है, पार्ट है। इस बात को भी आप लोगों ने अच्छे से याद रखना है। तो मिला जुला कर जब आपके सामने ये सारी कहानियाँ क्लियर कर दी मैंने, तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं और देख लेते हैं। इसमें एक ये निर्धारण किया गया था कि जो कैलाश पर्वत है उसको तिब्बत और बुशहर के बीच में सीमा बनाया जाएगा। तो यहाँ पर आप कैलाश, जो ये माउंट कैलाश है, ये इसको सीमा बनाया गया था भारत और जो बुशहर रियासत, मतलब भारत की जो बुशहर रियासत थी या हिमाचल की जो बुशहर रियासत थी उसके बीच में और तिब्बत के बीच में इसे सीमा मान लिया गया था कि ये वाली टेरिटरी तिब्बत की मानी जाएगी और ये वाली टेरिटरी बुशहर रियासत की मानी जाएगी। अब मिला जुला कर जब आप कैलाश के बारे में पढ़ें तो कैलाश 3 है, कैलाश 3 है। और कैलाश 3 जो है ये कहाँ कहाँ, एक चंबा में है, एक किन्नौर में है और एक जो है ये तिब्बत में है। तो ये तिब्बत वाला जो कैलाश था और साथ में इस कैलाश को क्या माना गया था, सीमा माना गया था। और ये कैलाश जो तिब्बत वाला कैलाश है किन्नौर के साथ भी लगता है। तो किन्नौर के कैलाश और इसके बीच का जो एरिया था उसे सीमा का मतलब सीमा मान लिया गया था। तिब्बत का राजा जो था दलाई लामा सेकंड उस वक्त और बुशहर के राजा जो केहरी सिंह थे उनके बीच में ये संधि हुई थी। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए कि ये कैलाश पर्वत क्या था और कैलाश पर्वत को लेकर क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है। अब जब ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में कुछ एक चीज़ें जैसे लगा के रखी थी मैंने जास्कर पर्वत श्रृंखला। देखो जास्कर पर्वत श्रृंखला जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पर उस पर जाने से पहले कुछ एक अन्य चीज़ें आपको कैलाश पर्वत के बारे में याद रखनी है। किसके बारे में याद रखनी है, पीछे चलिए और कैलाश पर्वत के बारे में इन चीज़ों को याद रखने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पर मैं कैलाश पर्वत की कुछ एक चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। देखिए ये कैलाश पर्वत के बारे में मैं क्यों आपसे बातचीत कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो कैलाश पर्वत की चीज़ें हैं या इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है ये आपके पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप बोलेंगे कैसे, तो मैं अभी आपको ये सारी की सारी चीज़ें 1 बाय 1 बताने वाला हूँ। कैलाश पर्वत जो है, कैलाश पर्वत और कैलाश पर्वत के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैं आपको नोट डाउन करवाने वाला हूँ। पहली कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखिए कि ये तिब्बत में स्थित है। मैंने आपको बताया कहाँ पर है, ये तिब्बत में स्थित है, अच्छे से याद रखिएगा, तिब्बत में है। दूसरी बात जब आप देखेंगे तो तिब्बत में जो है 2 झीलें हैं जिसको नाम देते हैं। एक को तो रक्सताल झील नाम दे के रखा है, रक्सताल क्ष लिखिएगा, रक्सताल, और दूसरी को मानसरोवर झील नाम दे के रखा है, मानसरोवर झील दे के रखा है, आपको अच्छे से याद रखना है। अगर मिला जुला कर हम बातचीत करें तो ये झीलें जो है कुछ इस तरह है, डायरेक्शन के बेस पर आप देखेंगे तो जो इसके पश्चिम और दक्षिण में मानसरोवर, पश्चिम दक्षिण आपको अच्छे से पता होगा, पश्चिम मीन्स इस रीजन में और दक्षिण मीन्स इस रीजन में क्या है, आपको कैलाश के 2 झीलें देखने को मिलेगी। नंबर 1 झील जो है ये मानसरोवर है और नंबर 2 जो झील है ये रक्सताल, आज से मैं इसको इंडिकेट कर रहा हूँ, ये कैलाश पर्वत के इस ओर देखने को मिलती है। आई थिंक ये भी चीज़ आपको अच्छे से पता चल गई। फिर कुछ एक नदियाँ जो है वो यहाँ से निकलती है, नदियाँ यहाँ से निकलती है, कैलाश जो पर्वत है वहाँ से निकलती है। तो थोड़ा समझिएगा, जैसे मैं बातचीत करूँ ब्रह्मपुत्र की बातचीत करूँ, मैं सिंधु की बातचीत करूँ जिसको इंडस कहते हैं, या मैं सतलुज की बातचीत करूँ, तो आप अच्छे से समझिएगा कि क्या है, ये नदियाँ कहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलती है। मिला जुला कर इसके कुछ एक अन्य नाम है कैलाश पर्वत के जो आपको याद रखने हैं। अन्य नाम जो है कैलाश पर्वत के वो इस तरह है, इसको समझिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। एक नाम है गणपति, क्या है, गणपति, और ये गणपति जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। फिर दूसरा है रजतगिरी, रजतगिरी जो है इसका मतलब दूसरा नाम है रजतगिरी। अगर रजतगिरी जब आप पढ़ बैठते हैं तो ये नाम जिन ग्रंथों में मिलते हैं उन्हें ऐतिहासिक स्रोत कहा गया है, और ये ऐतिहासिक स्रोत और कोई नहीं है, जैसे कि वेद हो गया, वेदों में ऐसा नाम लिख के रखा है, कुछ एक पुराण जो है 18 में से कुछ एक पुराण है उसमें ऐसा नाम आपको देखने को मिलेगा। और जब आप पौराणिक ग्रंथ पढ़ेंगे तो पौराणिक ग्रंथ में जो वेद है और वेदों में ये बात कही है कि देखिए जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो थे
उनको निर्माण इस जगह पर हुआ, कैलाश पर्वत के आस पड़ोस में हुआ। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर है, अगर हम बातचीत करें तो जो जैन के प्रथम तीर्थंकर है उनका नाम क्या है? ऋषभदेव। आपने पढ़ा होगा, अलग अलग किताबों में पढ़ा है ऋषभदेव। और ये ऋषभदेव को ही आदिनाथ कहते हैं। ऋषभदेव को क्या कहा जाता है? आदिनाथ कहा जाता है। और ये आदिनाथ जो है, आदिनाथ जब आप पढ़ें तो आदिनाथ का जो विवरण है वेद में किया है, वेद में किया है। और ऐसा कहा जाता है, वेदों में ये बातचीत लिखी है कि इनको जो मतलब निर्वाण प्राप्त हुआ वो कैलाश पर्वत के फुटहिल में प्राप्त हुआ था। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है, हमारे लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और पुराण और जो कुछ वेद ये भी कहते हैं कि जो आदिनाथ है ये 24 अवतारों में से विष्णु के एक अवतार है। तो ये भी चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। ये कैलाश पर्वत का संबंध पांडवों से जोड़ा जाता है। पांडवों से अर्जुन के बारे में चर्चा का ये रीजन है, क्योंकि कहा जाता है कि उसने इसके ऊपर विजय पाई थी। जब राजसूय यज्ञ हुआ तो उस वक्त राजसूय यज्ञ जो हुआ तो उस वक्त पांडव जो थे उन्होंने राजसूय यज्ञ इस रीजन में किया था। तो ये मिलाजुला कर जब आप कैलाश पर्वत के बारे में पढ़ें तो इन चीज़ों को याद रखें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्या है? कैलाश पर्वत के बारे में जब आप पढ़ें तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिला जुलाकर जब आप यूके की बातचीत करें, यूके उत्तराखंड जो एक हमारा स्टेट है, तो जो उत्तराखंड है, अगर आप कैलाश पर्वत जाना चाहते हैं तो पिथौरगढ़ से आप क्या कर सकते हैं? एंट्री कर सकते हैं। पिथौरगढ़ से कैलाश पर्वत जा सकते हैं। धारचूला, आपको सभी को पता है, धारचूला से भी आप क्या कर सकते हैं? एंट्री कर सकते हैं। काला पानी जो और लिपु लेक जो चाइना के बीच में और इंडिया के बीच में डिस्प्यूट के रीजन है, वहाँ से भी आप कैलाश पर्वत के लिए जा सकते हैं। ये भी आप लोगों को लिपु लेक भी और साथ में काला पानी और पिथौरगढ़ जो है सॉरी उनको अच्छे से याद रखना है। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए हैं। अब चलिए जो ऑप्शन में जास्कर था उसके बारे में चर्चा कर लीजिए, क्योंकि जास्कर भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले तो जास्कर को जब आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से कुछ एक चीज़ें याद रखनी है जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जास्कर पर्वत श्रृंखला को देखेंगे तो ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। पहले तो इस बात को समझिएगा कि ट्रांस हिमालय का क्या ही पार्ट है। ट्रांस हिमालय जो हिमालय के पार एक रीजन है जिसे ट्रांस हिमालय कहा जाता है, उसको हम आगे पढ़ने वाले हैं कि ट्रांस हिमालय की 3 माउंटेन रेंजेस हैं, उसमें से जास्कर भी एक है। तो जास्कर पर्वत श्रृंखला जो ऑप्शन में था उसको जानना काफ़ी जरूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टॉप पे काराकोरम है, फिर क्या है आपको लद्दाख देखने को मिलेगा, फिर जास्कर देखने को मिलता है। तो जास्कर पर्वत श्रृंखला की जब भी बातचीत करें तो कुछ एक चीज़ें आपको याद रखनी है। लद्दाख के पूर्वी भाग में करगिल जिले में स्थित एक भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र है। पहली बात तो एक पर्वत श्रृंखला भी और क्षेत्र भी है, इसको अच्छे से याद रखना है। अगर हम बातचीत करें तो तहसील भी है। अगर जब आप लद्दाख में जाएंगे, आपको पता है कि लद्दाख यूटी बना हुआ है, और जब यूटी का दर्जा मिला तो करगिल और जो ये जास्कर है उसको इस जो हमारा लद्दाख था उसमें जोड़ा गया। अब मिला जुलाकर अगर आप लोगों को अच्छे से बात पता है तो 31 अक्टूबर 2019 को जब लद्दाख और जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ और ये केंद्र सरकार जो हमारी होती है, संसद जिसको कहते हैं, उसने ये काम किया। तो संसद ने जब ये काम किया तो इस काम को उन्होंने जो अंजाम दिया तो एक यूटी बना हमारा जम्मू कश्मीर और एक यूटी बना हमारा लद्दाख। तो ये जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख है। लद्दाख जब यूटी बना और जब इसे पूरा मतलब स्टेटस दे दिया गया तो वो डेट थी 31 अक्टूबर 2019 की बातचीत है। OCT लिखिएगा, 2019 की बातचीत है। और ये जो है राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जाने वाला दिन होता है। जब ये यूटी बना, मेरी बात से ध्यान से सुनिएगा, तो यूटी जब मैं आपको बोल रहा हूँ तो जास्कर जो है, जास्कर तो माउंटेन रेंज है, लद्दाख भी माउंटेन रेंज है, पर लद्दाख जो है यूटी भी है। यूटी के साथ साथ ही इस जास्कर माउंटेन रेंज के साथ लगने वाला ये क्षेत्र है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप इसको पढ़ रहे हैं तो जास्कर के बारे में जब आप ये बातचीत कर रहे हैं तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये लद्दाख का रीजन है। माउंटेन रेंज की दृष्टि से देखें, ये क्या है आपका जास्कर का रीजन, सॉरी क्या बोलते हैं, लद्दाख ये वाला रीजन है, जास्कर उसके नीचे पड़ने वाला रीजन है। और जास्कर का हिमाचल के साथ गहरा संबंध है। हम अभी अब बातचीत करने वाले हैं, ट्रांस हिमालय का ये पार्ट है। कई बार मैं आपसे बातचीत कर चुका हूँ, आज भी बातचीत कर रहा हूँ। तो जब आप इस पोर्शन को देख रहे हैं, लद्दाख के पोर्शन को देख रहे हैं, आप जास्कर के पोर्शन को देख रहे हैं, तो लद्दाख क्या है, जास्कर क्या है, आपको अच्छे से क्लियर हो गया। देखो, लद्दाख तो एक यूटी भी है, लद्दाख एक माउंटेन रेंज भी है, और लद्दाख जो जिसका पार्ट है वो किसका पार्ट है, ट्रांस हिमालय का पार्ट है।
अगर क्लियर हो गया तो फिर हम क्या देख रहे हैं कि हमने ये देखा कि आखिरकार जो यूटी था लद्दाख कब बना, तो वो आपने अच्छे से सीख लिया। कुछ एक क्षेत्र जैसे अगर हम मिला जुला कर देखें तो जास्कर जो माउंटेन रेंज है, जास्कर माउंटेन रेंज इस तरीके से है, और जो इसका पूर्वी भाग है, ये वाला जो भाग है पूर्वी भाग पठारी क्षेत्र है। पठार मीन टेबल लैंड है, टेबल लैंड को क्या कहते हैं, पठार कहा जाता है। तो ये पठारी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र जो। पर मिला जुला कर जब आप देखेंगे तो पठारी क्षेत्र वाले रीजन को रूपशु कहा जाता है। क्या ये रीजन कौन सा है, ये रीजन रूपशु है। इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रूपशु कहा जाता है, और रूपशु जब आपको क्लियर हो जाता है तो फिर हमारे लिए एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। देखो जास्कर जो माउंटेन रेंज है उसका विस्तार जब हम पढ़ें तो इस बात को बिल्कुल ना भूलें कि विस्तार जो है इसका जम्मू से लेकर, जो हमारा जम्मू है वहाँ से लेकर लद्दाख से होते हुए हिमाचल का जो स्पीति रीजन है और फिर किन्नौर और उत्तराखंड तक ये रीजन जाता है। तो हम यहाँ पर जम्मू लिखें, यहाँ पर एल लिखें, यहाँ पर एस लिखें और यहाँ पर के लिखें और यहाँ पर यू लिखें तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जास्कर जो माउंटेन रेंज है, जास्कर माउंटेन रेंज इतना विस्तार करती है। जास्कर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये क्लियर हो गया। अगर क्लियर हुआ तो फिर आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि मिला जुलाकर इस रीजन में जो जास्कर क्षेत्र है यहाँ पर बहुसंख्यक कौन है और अल्पसंख्यक कौन है। तो दो चीज़ें आती हैं, आपको इस बात को बिल्कुल समझना है कि बहुसंख्यक कौन होते हैं। बहुसंख्यक का मतलब है जिनकी संख्या ज़्यादा होती है, जिनको हम मेजॉरिटी कहते हैं, और अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम होती है। तो अल्पसंख्यक भी मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, इस बात को भी आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुनना है। अब बहुसंख्यक जो है हमारे जास्कर माउंटेन रेंज के आस पड़ोस में या लद्दाख के रीजन की बातचीत करें तो जो है आपको बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग मिलेंगे, बौद्ध। और जो अल्पसंख्यक है वो सुन्नी है। सुन्नी एक मुस्लिम की मतलब ब्रांच है, ऐसे मान के चलो। सुन्नी क्या है, मुस्लिम की एक ब्रांच है। इस बात को आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुनना है। सुन्नी क्या है, मुस्लिम की एक ब्रांच है। और जब आप इस चीज़ को समझ बैठे तो उसके बाद आप लोगों को बड़े ध्यान से सुनना है कि जो बहुसंख्यक कौन है और अल्पसंख्यक कौन है, ये बात क्लियर हो गई। कुछ एक कबीले जो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जैसे चांगसा, चांगसा हो गया, चांगसा। दूसरा होगा चांगपा, ये कुछ एक कबीले। उसके बाद दार्द, ये कुछ एक कबीले हैं। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए हैं। मिला जुला कर जो जास्कर माउंटेन रेंज है वहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ इसको सींचती है, तो नदियों की बातचीत करें, दो नदियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो जास्कर नदी है जो आपको अच्छे से याद रखना, जास्कर नदी जास्कर माउंटेन रीजन को सींचती है। दूसरी नदी है ढोडा, और ढोडा एक ऐसा क्षेत्र है जो आपको सॉरी ढोडा लिखना था, गलती से क्या लिखा गया, ढोडा, ढोडो लिखा गया, ढोडा ये रीजन है। ढोडा एक ऐसा रीजन है जो भद्रवाह के साथ लगता है, जहाँ पर लवेंडर की खेती होने की संभावना ज़्यादा है। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे अरोमा मिशन का नाम दिया है। तो आई थिंक आप अच्छे से यहाँ पर ये बातें समझ गए हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और जब आप ये लद्दाख की बातचीत कर रहे हैं तो लद्दाख मैंने आपको बताया यूटी है, यूटी के साथ साथ ही लद्दाख के बारे में कुछ एक चीज़ें याद रखिएगा जब हम बातचीत करें। तो ये जो है विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है क्या बोलते हैं ठंडा सॉरी क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल नहीं बोलेंगे, पर सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है, सबसे बड़ा ग्लेशियर, सॉरी क्या नाम ले रहे हैं, ग्लेशियर नहीं बोला था हमने, मरुस्थल जो है एरिया वाइज सबसे बड़ा जो एरिया वाइज है और ठंडा मरुस्थल है, वो कौन सा देखने को मिलेगा आपको, क्या नाम लेते हैं, लद्दाख देखने को मिला। और लद्दाख की राजधानी ले निर्धारित की है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना। मीन्स मैं आपको लद्दाख के कुछ एक फैक्ट बता रहा हूँ। देखिए फैक्ट, लद्दाख एक यूटी है, लद्दाख एक पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है, लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट भी है। क्या है, कोल्ड डेजर्ट भी है। और ये कोल्ड डेजर्ट भारत का तो है ही है सबसे बड़ा, पर अगर मिला जुला कर हम बातचीत करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ये आपको अच्छा याद रखना है कि ये हमारे भारत का भी सबसे बड़ा है। और सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र की बातचीत करें, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की बातचीत करें तो आपको लद्दाख ही देखने को मिलेगा। लोकसभा जो निर्वाचन क्षेत्र है वो लद्दाख ही है, और सबसे छोटा जो है वो लक्षद्वीप देखने को मिलता है। ये बात भी आपको अच्छे से याद रखनी है। तो मिला जुला कर जब आपने ये चीज़ें सारी सीख ली तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अच्छे से इसके बारे में जान गए हैं, और जानने के साथ साथ ही आप ये भी सीख गए हैं
कि हमारे लिए ये क्वेश्चन क्यों इम्पोर्टेंट था, और इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ ही आपने कई चीज़ें सीखी जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी। तो आई थिंक आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसके साथ ही जो बच्चे अगर पेड क्लासेस में आना चाहते हैं, पेड क्लासेस जो है उसमें आना चाहते हैं, तो कुछ एक कोर्सेज की लिस्ट है आपको मैं यहाँ बताने वाला हूँ। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए कनेक्ट कीजिएगा। 299 का एक कोर्स लिस्ट है, फिर उसके 799 की है, फिर क्या बोलते हैं 1499 की है, फिर 2999 की एक कोर्स लिस्ट ये है। दूसरी कोर्स लिस्ट ये है पेड में, अलग अलग रेट है, अलग अलग जो कोर्सेज है 599 है। दूसरा एक और है 999 रुपये जो है आपको ये कोर्स लिस्ट देखने को मिलेगी। एक और कोर्स लिस्ट है 150 रुपये में आपको क्लासेस दी जाती है। तो आप अगर इसमें एनरोलमेंट होना चाहते हैं, एनरोलमेंट करना चाहते हैं, तो इस नंबर पर फ़ोन कीजिएगा। मोर इन्फॉर्मेशन आपको इस पे मिल जाएगी 9625392020। ये सारे के सारे जो कोर्स है ये हिमाचल HP जो स्पेसिफिक एग्ज़ाम है उसके लिए बनाए गए हैं। तो आई थिंक आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।